एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नॉर्थ अमेरिका। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कमेंट सेक्शन में कि प्लीज़ इस चैप्टर को जल्दी से पढ़ाया जाए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं। सो फाइनली आई एम हेयर विद दिस वीडियो। इस चैप्टर में, इसी वीडियो में हम पूरा का ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे होंगे जिसमें हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या फिजिकल फीचर्स हैं नॉर्थ अमेरिका के, सारी की सारी बातें हम इसी चैप्टर के रिलेटेड इस वीडियो में कवर करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वन शॉट वीडियो फॉर दिस चैप्टर और पूरा का पूरा चैप्टर हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात आती है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट से सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ज़रा सा ब्रीफ करवाना चाहूँगी। हम सबको हम कहाँ रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ, ठीक है। और जो ये अर्थ है इसमें कितने टोटल कॉन्टिनेंट्स होते हैं, हम सब किस में रहते हैं, गोल धरती होती है अर्थ, उस पर हम लोग रहते हैं। अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, देयर आर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स। टोटल होते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स। इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग कंट्रीज होती हैं जिसमें से एक कंट्री होती है एशिया। एशिया के अंदर आता है इंडिया और इंडिया में हम लोग रहते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं। कौन कौन से वो कॉन्टिनेंट्स होते हैं? नंबर 1 कॉन्टिनेंट इज एशिया, ये लार्जेस्ट होता है। फिर और एक होता है हमारे पास अफ्रीका, एक कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है। थर्ड कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका, जो हम पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। फिर आप जब सेकेंड टर्म में आओगे तो आप एक और कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ोगे, दैट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। सो आवर फोर्थ कॉन्टिनेंट इज साउथ अमेरिका। फिफ्थ कॉन्टिनेंट हमारा आता है यूरोप। एक कॉन्टिनेंट 6 नंबर पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया, जिसको ओशियानिया भी कहते हैं कुछ लोग। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है, साथ साथ कॉन्टिनेंट भी है, सो डोंट गेट कंफ्यूज। ऑस्ट्रेलिया और एक जो और आता है 7th कॉन्टिनेंट जो है हमारे पास, दैट इज 7th कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ इज एंटार्क्टिक। इसको एक्चुअली एंटार्क्टिका कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एंटार्क्टिक ओशन होता है, सही है। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, ठीक है। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जो हमारी अर्थ पे होते हैं। हम लोग किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? वी लिव इन एशिया। एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसके अंदर बहुत सारी टोटल कंट्रीज होती हैं। नॉर्मली कहते हैं कि 50 कंट्रीज होती हैं, ठीक है। कंट्रीज होती हैं इसके अंदर और इसी के अंदर एक कंट्री आती है इंडिया। हर कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज होती हैं। जैसे यहाँ पे एक कंट्री आती है इंडिया और उस इंडिया में हम लोग रहते हैं। कंट्री का मतलब देश, ठीक है। हिंदी में कंट्री को देश कहते हैं। अब एक बात और ज़रा समझें आप, वैसे तो ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं बता दे रही हूँ। बाकी सारे जो 6 कॉन्टिनेंट्स मैंने लिखे हैं नंबर 1 टू नंबर 6 पे, सारे के सारे में लोग रहते हैं। पर एंटार्क्टिका एक ऐसा लौता कॉन्टिनेंट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई हैं। विद टाइम बहुत सारी मिस्ट्रीज एंटार्क्टिका के बारे में हमें पता चलती हैं जिसके ऊपर साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। स्टिल इसमें रिसर्च और डिस्कवरीज, इन्वेंशंस चल रहे हैं और वहाँ पे इस कदर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि बहुत कम लोग रहते हैं। मतलब जैसे सिविलाइजेशंस होती है वो लोग नहीं रहते हैं, लोग वहाँ पे बसे हुए नहीं हैं, बट जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं डेफिनेटली वो अपनी रिसर्च की वजह से वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सो जस्ट मुझे इतना सा बताना था। अब हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने अपनी तरफ से दिया। अब हम ये बात करेंगे कि आपकी बुक में फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में क्या लिखा है, जो ये कॉन्टिनेंट्स हैं ये बने कैसे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है लोगों को। सो ये आपका क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे होंगे। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पीपल बिलीव दैट द कॉन्टिनेंट्स वर फिक्स्ड इन देयर पोजीशन। हज़ारों साल तक लोग जो थे उनको ऐसा लगता था कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। हम सबको भी यही लगता है हज़ारों साल। क्या आप अभी बच्चे हो, आप खुद बताओ, इससे पहले क्या आपको पता था कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो अपने जगह पे फिक्स्ड होते हैं या नहीं? आप तो यही मानते हो ना कि कॉन्टिनेंट अपनी जगह पे फिक्स्ड होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हाउएवर हैज़ नॉट ऑलवेज बीन द सेम ऑन द अर्थ सर्फेस एज इट इज़ टुडे। आज के समय में जैसे कॉन्टिनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है दुनिया में, वो अर्थ पे जैसा है, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन आज के वक्त पे देखा जाता है
वो हमेशा से अर्थ के सरफेस पे ऐसा नहीं था, पहले के और अभी में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं चेक करती हूँ 1 मिनट ज़रा सा कि शायद मैंने लगाया हो वर्ल्ड मैप। नहीं, मेरे पास वर्ल्ड मैप नहीं मैंने यहाँ पे पुट किया है, बट मेरे पास नॉर्थ अमेरिका का मैप है, दैट आई विल शो इट टू यू। ये देखो, ये नॉर्थ अमेरिका का मैप है, ठीक है। ये पूरा जो एरिया है ये नॉर्थ अमेरिका वाला है। अब यहाँ पे देखो एक आता है ओशन, आर्कटिक ओशन, एक आपने ओशन सुना होगा इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। ये सारे जो ओशंस हैं ये आज के समय पे जहाँ पर दिखते हैं वो कई हजार साल पहले उसी जगह पे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ते हैं। In 1912, Alfred Wegener, a German meteorologist, मेटेरोलॉजिस्ट की जो डेफिनेशन है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है। जो अल्फ्रेड वेजनर थे उन्होंने 1912 में एक अटेम्प्ट किया टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट डे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। आज के समय में जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के सरफेस पे, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कौन सा कॉन्टिनेंट कौन सा ओशन कहाँ पर है, ठीक है। पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे एक प्लेस पे तो नहीं है। जैसे जो नॉर्थ अमेरिका होता है वो अलग जगह पे होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। सी ये आप मान लो अर्थ है, वैसे तो ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं नॉर्थ अमेरिका देखने को मिलता है, यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका होता है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे आपको अफ्रीका किसी एरिया में दिखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ होता है यूरोप की लोकेशन, फिर यूरोप के आसपास ही कहीं पे निकल कर आता है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, फिर थोड़ा सा नीचे एकदम यहाँ पे कॉर्नर पे होता है ऑस्ट्रेलिया, एकदम यहाँ पर बॉर्डर पे होता है एंटार्क्टिका। तो इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ के उस पे, अर्थ के सरफेस पे, कोई कॉन्टिनेंट यहाँ पर, कोई यहाँ पर, कोई कहीं, तो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है इस डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक कोशिश करी, अल्फ्रेड वेजनर जो कि एक जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट थे, ऑलराइट। और कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, आज के समय में जो डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रेजेंट डे में, उसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन करने का उन्होंने उस वक्त पे कोशिश की थी। वेजनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्राफ्ट आता है, हमने ऊपर क्या पढ़ा, अल्फ्रेड वेजनर थे वो, ठीक है। तो उन्हीं की एक थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। अब ये थ्योरी कितनी सच्ची है आपको भी पता चल जाएगा जब आप पढ़ेंगे। जो अल्फ्रेड वेजनर थे उन्होंने ऐसा प्रपोज किया, उन्होंने ऐसा कहा कि अबाउट 225 मिलियन ईयर्स अगो, 225 मिलियन साल पहले, all the world's land masses were joined all together to form a continent which he called the Pangaea। आप अपनी बुक में देखो, आपके में दिया हुआ है वो पैंजिया का डायग्राम, ठीक है, मैप जो है। आई ट्राई कि अगर मुझे मिल गया तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है। उन्होंने ऐसा प्रपोज किया कि 225 मिलियन साल पहले जो वर्ल्ड के लैंड मास थे वो इकट्ठे जॉइंड थे टुगेदर, और इकट्ठे जॉइन होकर वो क्या बनाते थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट बनाते थे जिसका नाम है पैंजिया। अलग अलग कॉन्टिनेंट्स नहीं होते थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसमें सारे के सारे वर्ल्ड के लैंड मास जॉइंट होते थे और उसका नाम उन्होंने दे दिया पैंजिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, ACC का यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हिम मैंने शॉर्ट लिखा है उसका, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार जो पैंजिया था इट वॉज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वाटर बॉडी, एक बहुत बड़ी सी वाटर बॉडी या फिर एक सुपर ओशन का उन्होंने उसको नाम दिया। सुपर ओशन से वो सराउंडेड था पैंजिया, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, पैंथलासा, ठीक है। पैंथलासा वाज द प्रिमिटिव पैसिफिक ओशन, जिसको उन्होंने पैंथलासा नाम दिया। वो एक्चुअल में प्रिमिटिव मतलब ट्रेडिशनल, पहले का ओरिजिनल जो था पैसिफिक ओशन हुआ करता था। ट्रेडिशनल इसका सही मीनिंग निकल के आता है प्रिमिटिव का, डिक्शनरी में आप देखोगे तो ट्रेडिशनल से हमें ये पता चलता है जो पहले कहा जाता था कि ये पैसिफिक ओशन था, मतलब जो अभी पैसिफिक ओशन है उसका जो ओरिजिनेशन था वो कहाँ से हुआ, वो पैंथलासा से हुआ, ठीक है, पैसिफिक ओशन। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि जो पैंजिया था हमारा सुपर कॉन्टिनेंट वो टूटा, ब्रोक, एंड देयर वाज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। डिस्प्लेसमेंट मतलब कॉन्टिनेंट्स जो थे, इसे आई विल अगेन शो इट टू यू, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल था, जिसका मतलब ऐसा है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स से दिस इज अर्थ और यहाँ पे हमारा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया एकदम सेंटर में था, ठीक है। आसपास यहाँ पे क्या था, पैंथलासा था, चलो एक वाटर बॉडी थी, ये पैंजिया कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, फिर यहाँ पे पैंथलासा, इस तरह से ये वाटर बॉडी थी। हम ये कह रहे हैं कि जो पैंजिया था ये टूटा, और अगर ये पैंजिया टूटा तो फिर क्या हुआ,
इट ब्रोक, और उसकी वजह से अलग अलग मासेस में एक तो वो टूटने पे जो होता है उसके पीसेस हुए, और साथ साथ क्या हुआ, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट से हमें ये समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल इस तरह से वो अलग हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब जब वो टूटा तो जो उसके पीसेस थे वो ऐसे नहीं निकले वर्टिकल डायरेक्शन में, वो कैसे निकले, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट उसका हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज ऑफ पोजीशन, उसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हुई, हॉरिजॉन्टल हुआ था, ठीक है। जो कॉन्टिनेंट्स थे वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुए थे। और इस जो ये मैंने पूरा आपको बताया थ्योरी, इनकी जो अल्फ्रेड वेजनर की थ्योरी थी, इसको क्या कहते हैं, वेजनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। मैं इसको थ्योरी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देयर इज नो प्रूफ इन द वर्ल्ड जो ये कह सके कि हाँ ये 100% ट्रुथ है। हम ऐसा समझते हैं, ऐसा बिलीव करते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रपोज किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेजनर, अब वेजनर ने फिर क्या कहा, उनकी थ्योरी अब खत्म नहीं हुई, वहाँ पे और है भी। उस थ्योरी में उन्होंने ये भी कहा कि 135 मिलियन साल पहले, हमने अभी यहाँ पे किसकी बात करी, 225 मिलियन साल पहले, 135 मिलियन साल पहले क्या हुआ, द पैंजिया ब्रोक इनटू 2 जायंट कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स। तो जो यहाँ पे हमने कहा कि पैंजिया ब्रोक एंड देयर वाज अ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये कब हुआ, 135 मिलियन साल पहले हुआ अकॉर्डिंग टू वेजनर। जो ये पैंजिया था, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये कैसा हुआ, 2 जायंट कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, जिसका मतलब जब पैंजिया टूटा तो 2 जायंट कॉन्टिनेंटल क्या निकले, ब्लॉक्स निकले। विच मीन्स दैट, क्योंकि मैं कह रही हूँ जैसे लेट्स से ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ पे हमारा पैंजिया था, अब इसमें क्या हुआ, और यहाँ पे कहीं पे पैंथलासा था, ठीक है। तो जो हमारा ये सुपर कॉन्टिनेंट था, जब ये टूटा तो इसमें कौन सी डिस्प्लेसमेंट हुई, इसमें हुई थी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब उस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वजह से 2 कॉन्टिनेंटल क्या बने थे, 2 जायंट कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, जिसका मतलब अब ये पैंजिया जो है ये टूटा, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक पार्ट लेट से जाइंट सा यहाँ पे आया, एक जाइंट सा पार्ट यहाँ पे आया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। इसको मैंने CB लिखा है विच स्टैंड्स फॉर कॉन्टिनेंटल ब्लॉक। अब आगे बात करते हैं, जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंटल ब्लॉक जो था इट वॉज कॉल्ड लॉरेशिया, while the southern continental block was called गोंडवाना। अब ये मैंने तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली बगल बगल में बना दिया, बट ऐसा नहीं हुआ था। जब वो टूटे तो देखो आप ज़रा सा मैंने स्लाइड सा फ़र्क रखा है, एक ऊपर है थोड़ा सा और एक नीचे थोड़ा सा नीचे है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू, नॉर्दर्न साउथ ईस्ट वेस्ट क्या होता है। ये जैसे डायरेक्शंस होती हैं, तो ये ऊपर वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, दिस इज़ ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। अब जो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट अप्रोप्रिएट तो नहीं बनाया है, बट आप आइडिया थोड़ा सा अपने आप से लगा सकते हो। मैं अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रही हूँ, अब शायद आप अच्छे से समझ जाओ, ठीक है। यहाँ पे लाइक से पैंथलासा था तो वो थोड़ा नॉर्दर्न में हुआ, और ये वाला जो कॉन्टिनेंटल था ये नीचे में हुआ। 2 कॉन्टिनेंटल हुए, ठीक है, हुए वो वर्टिकली थे, हॉरिजॉन्टली थे, पर वो इस तरह से हुए कि एक आ गया नॉर्थ पार्ट में, एक आ गया साउथ पार्ट में। अब जो ये नॉर्दर्न पार्ट था इसको हमने क्या नाम दिया, इसको नाम दिया गया लॉरेशिया। ये नाम किसने दिए, सारे अल्फ्रेड वेजनर ने दिए, ठीक है। साउथ वाला क्या था, गोंडवाना, ऑलराइट। लॉरेशिया कंप्राइज्ड प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अब जो ये लॉरेशिया था इसमें क्या क्या आता था, इसमें आते थे आज के समय में जो नॉर्थ अमेरिका होता है, यूरोप और एशिया, ठीक है। आज के समय के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया किस में आए, लॉरेशिया में आए। और जो गोंडवाना था उसमें क्या क्या आए, आज के प्रेजेंट डे साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। ये आई गेस इंडिया यहाँ पे एक मिस्टेक है, और नहीं इंडिया इज नॉट अ मिस्टेक ओवर है। एक बात समझो, एशिया जो है वो इंडिया में आज के समय में है, पर उस वक्त में वो किस में आया था, गोंडवाना में आया था। उस वक्त एशिया और इंडिया की लोकेशन अलग अलग थी। एशिया किस में आया था, लॉरेशिया वाले कॉन्टिनेंटल ब्लॉक में आया था, और इंडिया जो है वो गोंडवाना वाले कॉन्टिनेंटल ब्लॉक में आया था, ठीक है। बी क्लियर अबाउट दैट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू डिफरेंटली, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका था, आप यहाँ पे देखो,
जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया है आज के समय में, नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे होता है, मैं दूसरे कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका आज के समय पे कहाँ होता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका होता है। साउथ अमेरिका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूरोप आता है, और फिर यहाँ पे एशिया आता है। एशिया के एकदम सदर्न पार्ट पे यहाँ पे इंडिया आता है, पर हम अभी इंडिया की बात नहीं कर रहे। जितना मैंने ब्लू से किया है ये प्रेजेंट डे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, आइडिया आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो है ये किस ब्लॉक में आया, ये इसी ब्लॉक में आया। इसमें इट इज़ ड्रॉन स्मॉल, लेकिन आप समझो कितना बड़ा एरिया था। मैं इस वक्त पैंथलासा को हटा रही हूँ जस्ट बिकॉज हमारे पास स्पेस की कमी है, ठीक है। गिव मी अ मिनट एंड आई विल करेक्ट इट। ये देखो यहाँ पे हमारा अर्थ है। अब जो ये अर्थ है इसका जो ये पैंजिया था, ये जब ब्रेक हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, एक हमारे पास कौन सा आया, कॉन्टिनेंटल ब्लॉक, एकदम बड़ा सा ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक आया था, विच इज़ व्हाट, जिसका नाम क्या पड़ा, लॉरेशिया। एक सदन में आया था, ठीक है, ये सदन वाला हो गया। अब मेरी ज़रा बात सुनो, ये जो ऊपर वाला इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया गया था लॉरेशिया, ये क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में था। और जो नीचे वाला था इसका नाम दिया गया गोंडवाना। अब आज के प्रेजेंट डे के हिसाब से मैं ब्लू से मार्क कर रही हूँ, ठीक है। प्रेजेंट डे में क्या आता है हमारे पास, इस एरिया में नॉर्थ अमेरिका आता है, फिर यहाँ ऊपर में यूरोप आता है और एशिया आता है। प्रेजेंट डे एशिया में आप बस इंडिया को हटा दो, क्योंकि एशिया उस वक्त पे, और जो इंडिया था वो उस वक्त पे एशिया में नहीं इंक्लूड किया गया था, वो गोंडवाना वाला जो एरिया था उसमें आया था, ठीक है। और कौन से एरियाज थे, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। साउथ अमेरिका कुछ इस एरिया में पड़ता है, तो वो भी उस वक्त पे कहाँ पे आया था, गोंडवाना में आया था। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रही हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ, कुछ इस तरह से था। ये ओवरलैप मेरा कर रहा है, वो एक्चुअल में ओवरलैप नहीं किया था। हाँ, इस वक्त सही है, ठीक है। साउथ अमेरिका कुछ इस एरिया में था, यहाँ पे कुछ अफ्रीका होता है एट प्रेजेंट डे। फिर ऑस्ट्रेलिया हमारा इस कॉर्नर पे आता है, और यहाँ पे आता है एंटार्क्टिका। यहाँ पे जगह नहीं मिल रही इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है, एंटार्क्टिका। आई होप आपको दिख रहा होगा, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, ठीक है। ये हो गया एंटार्क्टिका। तो इंडिया जो था वो कौन से में आया था, इंडिया भी इसी में इंक्लूड हुआ था। तो एशिया का जो ये पार्ट है यहाँ पे इंडिया आया था। आई जस्ट राइट इट डाउन, इंडिया, ठीक है। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई हो। अब इनकी थ्योरी में थोड़ी सी बातें और रह गई हैं। द सी दैट फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स वाज कॉल्ड द टेथिस सी। अब जो ये दो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स बने, मेरी बात सुनो अब सारे, ठीक है। जो ये कॉन्टिनेंटल ब्लॉक हैं इसके बीच में क्या बना, इसके बीच में बनी एक सी, और जो वो सी थी उसका क्या नाम है, का नाम रखा गया टेथिस सी, ठीक है। इसको कहेंगे क्या, ये ज़रा मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दी हूँ, टेथिस सी, ऑलराइट। अब नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है उसमें क्या बात आई, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो जो नॉर्थ अमेरिका थी वो ड्रिफ्ट हो गया लॉरेशिया से, while साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका ड्रिफ्टेड फ्रॉम गोंडवाना। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा 65 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह कुछ ऐसा हुआ कि नॉर्थ अमेरिका जो था वो लॉरेशिया से ड्रिफ्ट हो गया। मतलब जो ये नॉर्थ अमेरिका है ये लॉरेशिया से हट गया, निकल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बना नहीं सकती हूँ, आप समझ लो, मैं यहाँ पे सर्कल्स कर दे रही हूँ, आप इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑन योर ओन, ठीक है। जो नॉर्थ अमेरिका है वो यहाँ से ड्रिफ्ट हो गया। और कौन कौन से एरियाज ड्रिफ्ट हुए, पहले कॉन्टिनेंट की बात करते हैं। साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, एक तरह से सभी चीज़ें। साउथ अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और साथ में मेडागास्कर भी हुआ था, ठीक है। ये सारे गोंडवाना से क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए, हट गए। वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अटलांटिक ओशन। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका थे वो ड्रिफ्ट तो हो गए, पर ड्रिफ्ट होके वो गए कहाँ पे, दैट कम्स अ बिग क्वेश्चन। जो ये ड्रिफ्ट हुए मैं इस तरह से सर्कल से उठाने की, हाँ, तो ड्रिफ्ट होके वो ऐसे यहाँ पे इस एरिया में आ गए, वेस्टवर्ड वो ड्रिफ्ट किए। साथ ही साथ जो
साउथ अमेरिका था वो भी कहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ, वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुआ और गोंडवाना से निकल गया। अब जो ये ड्रिफ्टिंग हुई इसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ऑफ द एटलांटिक ओशन, एटलांटिक ओशन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब आपको पता चला एटलांटिक ओशन कैसे बना, यहाँ पे एटलांटिक ओशन बना। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई इंडिया की, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ओशन। अब जो ये इंडिया थोड़ा सा नीचे पे था ये एशिया से आके मिल गया, बिकॉज ऑफ विच क्या बना, जब ड्रिफ्ट होके वो किसी चीज़ से मिलता है कोई भी कॉन्टिनेंट तो क्या बनता है, कोई ना कोई वाटर बॉडी बनती है, और इस केस में क्या बना, हमारा इंडियन ओशन बना। जो हमारा इंडिया है वो यहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ जिसकी वजह से वो गोंडवाना वाले एरिया से निकल गया और ये इस एरिया में कुछ आया जिसकी वजह से वो एक तो एशिया के बहुत नज़दीक हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ ऑफ एन ओशन जिसको हम आज के प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं, इंडियन ओशन, इसको हम कहते हैं इंडियन ओशन। फिर नेक्स्ट क्या इनकी थ्योरी में बात आती है, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर्कटिक ओशन एंड न्यूमरस अदर सीज वर फॉर्म्ड। अभी तुमने सिर्फ स्पेसिफिकली बात करी इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन की, जो ड्रिफ्टिंग हुई इसकी वजह से और भी जो सीज हैं वो फॉर्म हुई, साथ ही साथ आर्कटिक ओशन जो है उसका भी फॉर्मेशन हुआ। साइज ऑफ पैंथलासा वाज रिड्यूस्ड क्योंकि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे वो पैंथलासा से ड्रिफ्ट हो गए थे फ्रॉम ऑल साइड्स। पैंथलासा क्या था, वो एक सुपर सी था जो पैंजिया के अराउंड था, उसका जो साइज है वो कम हो गया क्योंकि सारे के सारे जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे वो पैंथलासा की तरफ से ड्रिफ्ट हो गए। कहने का मेरा मतलब ये है कि जस्ट इफ़ यू इमेजिन फॉर अ वाइल, मैं येलो से कर रही हूँ, ठीक है, आप इमेजिन करो जो एरिया मैंने यहाँ पे किया है ये सारा जो एरिया है ये लेट अस से वाज पैंजिया। ठीक है, अगर ये सारा एरिया पैंजिया था, आप स्क्रीन पे देखो, ठीक है, मैं थोड़ा सा और इसको कंप्लीट कर रही हूँ, ये जो सारा का सारा एरिया है ये अगर पैंजिया था और जो एरिया अब मैं मार्क कर रही हूँ उसके आसपास एक ह्यूज बहुत ज़्यादा सुपर वाटर बॉडी हुआ करती थी, सुपर ओशन जिसको कहते हैं, तो ये यहाँ पे हमारा पैंथलासा था जो मैंने अभी ऑरेंज से किया है। अगर ये पैंथलासा था तो सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो कहाँ ड्रिफ्ट हुए, ये यहाँ हुआ, ये इधर ड्रिफ्ट हो गया, ये भी वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हो गया, इंडिया ऊपर आ गया। तो इस तरह से जो ड्रिफ्टिंग हुई कॉन्टिनेंट्स की उसकी वजह से जो साइज था पैंथलासा का वो कम होता गया। ठीक है, और जैसे जैसे वो साइज कम होता गया इस वजह से जो लास्ट में हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया पैसिफिक ओशन। जो रिमेनिंग पार्ट था पैंथलासा का वो पैसिफिक ओशन कहलाने लगा। ठीक है, Later, Wegener's theory of continental draft was improved upon by adding the idea of sea floor spreading. सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो आइडिया है वो बाद में ऐड करके जो वेजनर की थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की उसको इम्प्रूव किया गया। नाउ कमिंग बैक टू द स्लाइड्स जहाँ से हम पढ़ रहे थे, ठीक है, गिव मी अ मिनट। यस, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था कि यहाँ पे लॉरेशिया में प्रेजेंट है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया है। गोंडवाना जो है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, इंडिया में आया। ठीक है, गोंडवाना में सारे एरियाज आए। मैंने आपको ये सारा पढ़ा तो दिया इन द पिक्चर फॉर्मेट, बट जस्ट सो दैट आप पेपर में लिख पाओ इसलिए मैं एक बार आपको यहाँ से स्लाइड से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, यस, सी दैट फॉर्म बिटवीन दीज टू कॉन्टिनेंटल, जो ये कॉन्टिनेंटल दो ब्लॉक्स थे, कौन से, लॉरेशिया और गोंडवाना, उसमें टेथस सी, एक सी डेवलप हुई जिसको हम टेथस सी का नाम दे दिया। 65 मिलियन साल पहले क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका जो है वो लॉरेशिया से ड्रिफ्ट हो गया वेस्टवर्ड। ठीक है, साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, साथ में मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका ड्रिफ्ट हो गया गोंडवाना से। किस तरफ हुआ, वेस्टवर्ड हुआ। कौन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो थे वो वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट हुए, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑफ द अटलांटिक ओशन। कौन सी चीज़ फॉर्म हुई, अटलांटिक ओशन वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। सही है, अब जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई इंडिया की, इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, ऊपर ड्रिफ्ट होता है, तभी तो जाके आज के समय में एशिया से लगा हुआ है वो। ठीक है, तो जो नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग हुई उसके वजह से जो फॉर्मेशन ऑफ इंडियन ओशन है वो हुआ। ठीक है, सही है, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। अब जो कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग हुई उसकी वजह से बहुत सारी और भी सीज फॉर्म हुई, साथ साथ जो आर्कटिक ओशन है वो भी फॉर्म हुआ। साइज ऑफ पैंथलासा वॉज रिड्यूस, मैंने आपको बताया साइज जो था पैंथलासा का वो कम हो गया। क्यों, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स थे सारे के सारे
वो ड्रिफ्ट हो गए टूवर्ड्स द पैंथलासा, पैंथलासा से ड्रिफ्ट हो गए फ्रॉम ऑल साइड्स। दस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पैंथलासा, जो बचा कुचा रिमेनिंग पार्ट रह गया था पैंथलासा का, वो क्या बन गया आज के समय का पैसिफिक ओशन। ठीक है। लेटर वेजनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज इम्प्रूव्ड। जो वेजनर की थ्योरी थी, हमारी अल्फ्रेड वेजनर जो मेटेरोलॉजिस्ट थे, इनकी जो थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, उसको इम्प्रूव करा गया ये ऐड करते हुए आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब ये क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। अब हम एक नई थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थ्योरी है, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं इस थ्योरी को भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं और वेजनर की थ्योरी आपको समझ में आ गई हो। एक बार रीड करोगे या मेरी वीडियो को वापस से बैक जाओगे, रिकैप करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। ईजी थ्योरी है और मैंने पूरी कोशिश करी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का। ठीक है। अर्थ की जो क्रस्ट है इट कंसिस्ट ऑफ प्लेट्स कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स और टेक्टोनिक प्लेट्स। देखो अर्थ का आपको पता है, अर्थ क्या कोर होता है, क्रस्ट होता है, मैंटल होता है, 3 पार्ट होते हैं, कोर, क्रस्ट, मैंटल। ठीक है। तो अर्थ की जो क्रस्ट होती है वो कंसिस्ट करती है ऑफ प्लेट्स। उसमें क्या होते हैं, प्लेट्स होते हैं, और उन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। या तो उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कह लो या तो टेक्टोनिक कह लो, एक ही बात है। ठीक है। 6 मेजर, 6 मेन प्लेट्स होती हैं और 20 माइनर प्लेट्स होती हैं, ऑल ऑफ विच फ्लोट इंडिपेंडेंटली। अब ये सारी की सारी जो टोटल प्लेट्स कितनी होती है, 26, 20 माइनर, 6 मेजर, ये सारी की सारी जो 26 प्लेटें हैं ये इंडिपेंडेंटली फ्लोट करती हैं, मतलब किसी और प्लेट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है। सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द प्लेट्स इज वेरी लार्ज। जो ये प्लेट्स हैं इनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है उनकी थिकनेस के कंपैरिजन में। ठीक है। प्लेट्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो प्लेट्स होती हैं वो कंटिन्यूस मूव कर रही होती हैं। हाउएवर रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स इज एक्सट्रीमली स्लो। लेकिन जो प्लेट्स के मूवमेंट का रेट है वो बहुत स्लो है, इतना स्लो कि हम ये कह सकते हैं अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। अच्छा, मिलीमीटर अगर आपको नहीं पता तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल एम। और एक जो बड़ा होता है, जब हम लेंथ को मेजर करते हैं तो एक जो बड़ा यूनिट आता है इट इज़ मीटर, उससे नीचे आता है सेंटीमीटर। ठीक है। उससे भी नीचे आता है मिलीमीटर, सबसे बड़ा आता है किलोमीटर, देन नीचे आते हैं मीटर आता है, सेंटीमीटर आता है, फिर मिलीमीटर आता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पे मैथ्स बता दी है विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, फिर भी आपको जस्ट फॉर जनरल नॉलेज पता है तो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है। नाउ वी कम बैक टू आवर पॉइंट। तो जो प्लेट्स का जो मूवमेंट है उसकी जो रेट है मूवमेंट का वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, अबाउट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर। ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव दीज प्लेट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। अब कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही तो उसको एनर्जी तो चाहिए, राइट। अगर आप भी कहीं चल रहे होते तो आपको एनर्जी चाहिए होती है। सेम इज विद द केस विद दीज प्लेट्स। अब जो ये प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं तो उनको एनर्जी चाहिए। अब जो ये एनर्जी है वो कैसे मिलती है, बाय द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ होती है उसके अंदर इंटरनल हीट होती है, गर्म होती है, जो प्रोड्यूस होती है विद बिकॉज ऑफ द वो जो कैसे प्रोड्यूस होती है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी। बट लावा है ना, लावा आपने सुना होगा, जिससे वोल्केनोज, जैसे जब क्या कहते हैं, जो वोल्केनोज बर्स्ट होते हैं तब जो हीट निकलती है लिक्विड की फॉर्म में, इट्स नोन एज लावा। तो उससे एक थोड़ा सा कंसेप्ट रिलेट कर जाता है विद द इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ। ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटीज सच एज अर्थ। टेक्टोनिक एक्टिविटीज कौन सी होती है, मैं तो ये समझो अर्थक्वेक जो होता है, अर्थक्वेक इज व्हाट, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट में जब सडन मूवमेंट्स होती हैं तो कुछ वाइब्रेशंस कॉज होती हैं। देखो सडन मूवमेंट्स हुई अर्थ की क्रस्ट में, उससे वाइब्रेशन कॉज होती है और उस वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक कहते हैं, और उसी वाइब्रेशन की वजह से जो मूवमेंट होता है, शेक करती है अर्थ, ठीक है, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। वोल्केनिसिटी, वोल्केनिसिटी वही वोल्केनो का समझ लो, वोल्केनो जब इरप्ट होता है अकर अलोंग दी प्लेट मार्जिन्स, ये प्लेट मार्जिन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जब भी ये टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। दस द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी हैज वैलिडेटेड दैट कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैव नेवर बीन स्टेशनरी। ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है उसने ये बात वैलिडेट कर दी है
ये बात प्रूव कर दी है कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस हैं वो कभी भी स्टेशनरी नहीं रहे हैं। स्टेशनरी मतलब स्टैटिक नहीं रहे, हमेशा मूव करते रहते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसका जो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स और फॉर्मेशन ऑफ सेवरल न्यू ओशंस और सीज में ड्रिफ्टिंग रही है। जो जो कॉन्टिनेंट है और जो नए नए ओशन सीज बनते हैं उसमें ड्रिफ्टिंग रही है। वाई? बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द लिथोस्फेरिक प्लेट। लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? वो जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, मैंने आपको ऊपर बताया। और साथ ही साथ ये वो प्लेट्स होती हैं जो कि अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती हैं। ये एक गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला, एंड ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे स्पेसिफिकली। अभी तक हम क्या सारे देख रहे थे, हम पूरा सब देख रहे थे, कॉन्टिनेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट द वेजनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात करी। अब हम बात करने वाले नॉर्थ अमेरिका की स्पेसिफिकली अबाउट इट्स लोकेशन एंड फिजिकल फीचर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू नॉर्थ अमेरिका। चले जी, सबसे पहला आता है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका जो है, इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा होता है? एशिया। सेकेंड लार्जेस्ट कौन होता है? अफ्रीका, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट होता है नॉर्थ अमेरिका। इट इज सराउंडेड बाय, अब जो नॉर्थ अमेरिका है इट इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। आप यहाँ पे ज़रा सा मैं कुछ बना रही हूँ, उससे आप अगर समझेंगे नॉर्थ अमेरिका के आसपास की चीज़ें, सो इट विल बी मच ईजियर फॉर यू। यहाँ पे मैंने लिखा नॉर्थ अमेरिका एंड आई विल शिफ्ट दिस यहाँ पे थोड़ा सा, और इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया सो दैट हम अच्छे से लिख पाएँ। अब नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में क्या आता है? आर्कटिक ओशन। ये कौन सा ऊपर वाला डायरेक्शन है? आर्कटिक ओशन, ठीक। फिर नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी आती है? चलो साउथ वाला पढ़ लेते हैं। साउथ में कौन सा चीज़ आती है? साउथ में है एक मिनट, साउथ में जो भी है वो आपके सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट टेलिंग, ठीक है। आर्कटिक ओशन नॉर्थ में आता है। देन वी हैव पैसिफिक ओशन इन दी वेस्ट। वेस्ट कौन सा एरिया है? दिस इज वेस्ट। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है पैसिफिक ओशन। और जो अटलांटिक ओशन है वो ईस्ट में आता है। पैसिफिक ओशन वेस्ट में आता है, ईस्ट में क्या आता है? अटलांटिक ओशन। नॉर्थ में क्या आता है? आर्कटिक ओशन। मैं आपको एक मिनट यहाँ पे दिखाती हूँ, नॉट गेटिंग अ गुड। ये है मेरे पास नॉर्थ अमेरिका का मैप है, इसमें आप अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? आर्कटिक ओशन। ये कौन सी लोकेशन है? दिस इज नॉर्थ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? पैसिफिक ओशन आता है इन द वेस्ट। नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, नीचे और थोड़ा सा देखते हैं तो साउथ पैसिफिक भी आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली वेस्ट डायरेक्शन है जहाँ पे क्या हमें मिलता है? यहाँ पे हमें मिलता है पैसिफिक ओशन। फिर हम ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? अटलांटिक ओशन। साउथ में कुछ इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए आपकी बुक में नहीं दिया, दैट्स वाई आई एम ऑल्सो नॉट टेलिंग इट टू यू, सही है। चलो, और साउथ का तो एग्जैक्ट नहीं आपको कुछ पढ़ना चाहिए, रादर आइट से जो हमारा लोकेशन है साउथ ईस्ट, वहाँ पे पड़ती है कैरेबियन सी, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बता दी है। मैंने जो यहाँ पे इस तरह से बनाया है चार्ट, ये आप चाहें तो अपनी बुक में छोटा सा इसी टाइप से बना सकते हैं, इससे आप इजीली लर्न कर पाओगे, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन? तो वेस्ट। इस तरह से डायरेक्शन लिख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साथ में बच्चे ईस्ट और वेस्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। सारी सारी बातें बताई मैंने आपको। इन द साउथ, साउथ में क्या होता है? अब देख लो, इस्थमस ऑफ पनामा होता है, पनामा, विच कनेक्ट्स इट टू साउथ अमेरिका। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय बेरिंग स्ट्रेट। अब जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वो लगभग जुड़े हुए होते हैं। साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ता है, और साथ ही साथ जो बेरिंग स्ट्रेट होता है वो नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है एशिया से। मैं आपको ज़रा सा यहाँ पे बताती हूँ, देन यू विल गेट टू नो। मैंने कहा साउथ में इस्थमस ऑफ पनामा है, वेरी क्लियरली मैंने आपने ऊपर अगर ध्यान से मैप देखा और जब मैंने दिखाया था तो आपने देखा होगा। इस्थमस ऑफ पनामा, ये कौन सी डायरेक्शन है? दिस इज साउथ डायरेक्शन। यहाँ पे हमें मिलता है इस्थमस ऑफ पनामा, और ये कनेक्ट करता है, आई विल चेंज माय पेन कलर, हाँ,
ये कनेक्ट कर रहा है हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है उसको साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रहा है। सही है, साउथ अमेरिका, और उसके थोड़ा सा अलग से डायरेक्शन में आता है हमारा कौन सा वाला, हमारे पास आता है अफ्रीका। ठीक है, सिंपल से इतना समझो, इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। सही है, फिर जो नॉर्थ अमेरिका है इसको अगर हम थोड़ा सा, आपको ज़रा सा मैं यहाँ पे छोटा करके पढ़ाती हूँ, 1 मिनट रुको। अगर मैं कुछ उसको यूं इस तरह से छोटा कर दूँ, सो व्हाट वी कैन सी इज, ज़रा से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। आपने अगर वर्ल्ड का मैप देखा है कभी, वैसे तो आई एम वेरी श्योर आपने देखा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा यूरोप होता है और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा एशिया होता है। अब एशिया जो है वो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, इस वजह से कुछ यूं इस तरह से उसका लोकेशन होता है। ठीक है, अब जो ये एशिया है वो नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट ना हो जाए इसलिए उसको सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट होती है जिसको हम मैप पे कुछ इस तरह से मार्क करते हैं रेड कलर की डॉटेड लाइन से। ठीक है, ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। जो बेरिंग स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है एशिया और नॉर्थ अमेरिका को। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ। मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग समथिंग गुड। और एक लाइन आप याद कर सकते हैं, बाकी सारा आप इस डायग्राम के हेल्प से पढ़ के अच्छे से, आपको मतलब उतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी मेमोराइज करने में। ठीक है, आप इस डायग्राम से इजीली कर सकते हो। सही है, हमने सारी यहाँ पे बातें देख ली। दिस इज अ मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अब हम लोकेशन की बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका है तो जाहिर सी बात है इट लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कम्प्लीटली। मैंने आपको अभी जो वर्ल्ड मैप आप अगर सर्च करो जाके गूगल पे, तो आप ये देखोगे कि पूरा नॉर्दर्न पार्ट में क्या आता है, हमारा नॉर्थ अमेरिका जो है पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब ऊपर वाला जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे वाला सदर्न होता है, ईस्ट वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, वेस्ट वाला जितना भी एरिया है वो सारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और एक्सटेंड करता है रफली बिटवीन 7 डिग्रीज नॉर्थ एंड 83 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड्स। ये क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है और ये एग्जाम में ज़रूर से आता है। लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट, ये आपको वर्ड बाय वर्ड रटा होना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा आपको कुछ भी नहीं बोलती हूँ, रटा होना चाहिए, बट दिस इज समथिंग जो आपको याद ही करना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्ट ट्रिक फॉर दैट। ठीक है, 7 डिग्रीज नॉर्थ और 83 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में रफली एक्सटेंड कर रहा होता है नॉर्थ अमेरिका। ये उसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है। इस वजह से, क्योंकि ऐसा होता है कि उसका लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट ये है, इस वजह से उसका जो लार्ज पार्ट है कॉन्टिनेंट का वो टेम्परेट जोन में आता है। जोन से आपने अगर क्लास 5th में नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, आप क्लास 7 में वापस से पढ़ोगे। ठीक है, इसलिए मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। 3 हीट जोन्स होते हैं, इतना समझ लो। एक होता है टेम्परेट जोन, एक फ्रिजिड जोन होता है, और एक बहुत श्योर नहीं हूँ बट एक ट्रॉपिकल सा जोन होता है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो लाइज एंटायरली, नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। देखो एक बात देखना, नॉर्थ अमेरिका का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो यहाँ पे भी नॉर्थ था, यहाँ पे भी नॉर्थ था। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अब अगर मैं इसकी आपसे बात करूँ, जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो क्या है, 53 डिग्रीज वेस्ट एंड 180 डिग्रीज वेस्ट। ये वेस्ट क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, पूरा का पूरा नॉर्दर्न में और पूरा का पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में वो लोकेटेड होता है। कनाडा एंड यूएसए टुगेदर कवर अबाउट 75% ऑफ टोटल एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो टोटल एरिया है उसका 75% कौन कवर करता है? कनाडा और यूएसए, ये 2 कंट्रीज कवर करती हैं। ठीक है, अब जरा आगे बात करें। देयर आर मेनी बिग एंड स्मॉल आइलैंड्स, बहुत सारे बड़े छोटे आइलैंड्स हैं कॉन्टिनेंट के आसपास। ग्रीनलैंड जो कि बिगेस्ट आइलैंड है दुनिया में, इट इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, पर नॉर्थ अमेरिका का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वहाँ पे ग्रीनलैंड पाया जाता है। इट इज़ द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। या बहुत फेमस है, आपने यकीनन सुना ही होगा। ठीक है, नाउ आई विल शो इट टू यू जो कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। ओके, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना चाहिए जो लोकेशंस मैंने आपको बताई थी। पैसिफिक ओशन कहाँ है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ढूंढते हैं हम पैसिफिक ओशन।
लेट्स सी, हाँ ये हमारे पास पैसिफिक ओशन आ गया वेस्ट में। ईस्ट में हमने अटलांटिक पढ़ा था, अटलांटिक भी हमें मिल गया। और क्या पढ़ा था हमने, आर्कटिक पढ़ा था। आर्कटिक थोड़ा और ऊपर होता है, इससे ऊपर वाले एरिया में होता है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। नेक्स्ट कम इस्थमस ऑफ पनामा। लेट मी सी, इस्थमस ऑफ पनामा यहाँ पे दिखाया गया है कि नहीं। इस्थमस ऑफ पनामा यहाँ पे दिखाया तो नहीं गया, बट आई एम टेलिंग यू कुछ इस एरिया में इस्थमस ऑफ पनामा होता है, क्योंकि ये एकदम सदर्न एरिया है और यहीं पे थोड़ा सा साउथ अमेरिका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा इस्थमस ऑफ पनामा। ऑल राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हाँ हमने अभी बात की थी कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो ज़रा सा देख लो। ये देखो कितना बड़ा एरिया कनाडा को दिया गया है, ये सारा ये कनाडा है, ठीक है। अच्छा यूएसए का एक बात देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तो यहाँ पे दिया गया है, इतना सारा एरिया देखो 75% है कि नहीं टोटल, इसको मिला लो इतना मिला लो, कितना सारा एरिया कॉन्टिनेंट का इन्होंने कवर किया हुआ है। साथ ही साथ एक अलास्का जगह होती है यूएस में ही, ठीक है। यूएसए यहाँ पर है पर उसका जो अलास्का है वो यहाँ पर है, सही है, उसमें इंक्लूड किया जाता है, ओके। पॉलिटिकल डिविजन्स एट प्रेजेंट नॉर्थ अमेरिका हैज़ 3 लार्ज कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में प्रेजेंट में 3 बड़ी सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको, ये 3 लार्ज कंट्रीज़ हैं और बहुत सारी स्मॉलर कंट्रीज़ भी हैं सेंट्रल अमेरिका में, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कनाडा, यूएसए और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये देखो ये मेक्सिको है, सही है। ये जो है ये पूरा मेक्सिको वाला एरिया है। ये 3 लार्ज कंट्रीज़ हैं, साथ ही साथ बहुत सारी आइलैंड्स भी हैं कैरेबियन सी में, जो कि अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई हैं। और इन आइलैंड कंट्रीज़, जो आइलैंड कंट्रीज़ कैरेबियन सी में हैं, उनको टुगेदर एक साथ कहते हैं हम वेस्ट इंडीज़, ठीक है। आई विल शो इट टू यू द कैरेबियन सी, यस, लेट मी कम, हाँ देखो ये वाला जो है ना कैरेबियन सी, यहाँ पे एक, यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक ये है इस तरह से। और अभी नीचे भी कैरेबियन सी में बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं जो कि अब अच्छे से इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बन गई हैं। और जो ये इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं इनको हम एक साथ इकट्ठे कहते हैं वेस्ट इंडीज़, सही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट्स फिजिकल डिविजन्स। नॉर्थ अमेरिका की अब हम बात करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल डिवीजन हमने सारा ऊपर देख लिया। कमिंग टू फिजिकल डिविजन्स, नॉर्थ अमेरिका हैज़ अ वैरायटी। पॉलिटिकल में हमने सारी कंट्रीज़ की बात करनी थी, फिजिकल में हम बात करेंगे अबाउट द माउंटेन्स, प्लाट्यूज जो भी वहाँ पे मिलता है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स होती हैं, जैसे हाई माउंटेन्स भी होते हैं, रग्ड प्लाट्यूज होते हैं और ब्रॉड चौड़े चौड़े प्लेन्स होते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट कैन बी रफली डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल डिविजन्स। 4 फिजिकल डिविजन्स में जो कॉन्टिनेंट है उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक आता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कैनेडियन शील्ड, अपालेचियन माउंटेन्स एंड सेंट्रल लोलैंड्स। इसके साथ साथ कुछ रिवर्स और लेक्स के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे इसी वीडियो में। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आप इस एरिया में देख सकते हो। अच्छा मैंने ऊपर जो आपको यहाँ पे मैप दिखाया, दिस इज दी पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसमें सारी आपको कंट्रीज मिलेंगी, आपको बहुत कम कोई जैसे माउंटेन टाइप मिलेगा, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको ये वाला जो मैप है, इट इज़ द फिजिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। लेट मी इरेज दिस ऑल्सो, हाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा एक हमने देखा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इसमें कहाँ पर है ये आप लोकेट करने की कोशिश करें। एक हमने पढ़ा कैनेडियन शील्ड, हो सकता है कोई चीज़ जो उसमें लिखी हो वो यहाँ पे मार्क ना हो, सो डोंट गेट वरीड, हर मैप का अलग अलग होता है, ठीक है। कैनेडियन शील्ड, हाँ ये मुझे यहाँ पे तुरंत दिखे, सो मार्किंग इट। ये देखो यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है। फिर आते हैं हमारे अपालेचियन माउंटेन्स। अपालेचियन माउंटेन्स ये देखो यहाँ पे रहे, आपको ज़रा जूम करके दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे तो जूम्ड दिख रहा है बट आपको नहीं दिख रहा होगा। ये देखो ये अपालेचियन माउंटेन्स हो गए। फिर हमारा ये भी कवर हो गया, कैनेडियन शील्ड हो गई। जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है यहाँ पे अलग से नहीं दिया गया, पर जो ये वाला एरिया होता है ना इसमें रॉकी माउंटेन्स आ रहे हैं, ये वाला जो है ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाला एरिया होता है, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास, नाउ वी आर लेफ्ट विद सेंट्रल लोलैंड्स। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे सेंट्रल लोलैंड्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको सारा का सारा एरिया बता दिया है। नाउ विल स्टडी ईच ऑफ दीज फिजिकल डिविजन्स बहुत अच्छे से क्विकली इन ब्रीफ, बट ऐसे कि आपको समझ में भी आ जाए, सही है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। इसकी डेफिनेशन है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है।
एक्सटेंसिव माउंटेन सिस्टम जो कि नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, इसको हम वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, एक रॉकी माउंटेन मैंने मार्क किया, पर यहाँ पे जितने भी माउंटेन सिस्टम जो है एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा माउंटेन सिस्टम्स होते हैं, उन सारे माउंटेन सिस्टम्स को एक साथ एक साथ जो है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा कहते हैं, और ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये कौन से माउंटेन सिस्टम होते हैं? यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं? मेरे को चैप्टर नाम है और लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, उसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है। अगर आपको लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ की वीडियो चाहिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, सारा का सारा हमने उसमें पढ़ा है। ठीक है, तो जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, दे रन फ्रॉम अलास्का इन द नॉर्थ टू इन द साउथ, मतलब अलास्का के नॉर्थ से साउथ तक वो एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अलास्का, हाँ ये देखो, ये वाला जो एरिया है, दिस इज अलास्का। तो हमारा ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाला पार्ट है, वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है? जस्ट अ मिनट, मुझे ब्राउन कलर चाहिए। ये देखो, हम कुछ इस तरह से मार्क कर सकते हैं, ये पूरा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा वाला एरिया होता है। ठीक है, कॉर्डिलेरा हैज़ रफली 3 पैरेलल रेंजेस। अब जो ये कॉर्डिलेरा है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, वो रफली उसकी 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं। हाइट ऑफ दीज माउंटेन रेंजेस वो वेरी करती है, पर नॉर्मल क्या होती है? 2500 मीटर्स टू 4000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। रॉकी माउंटेन्स लोकेटेड टूवर्ड्स द ईस्ट, जो रॉकी माउंटेन्स ईस्ट की तरफ लोकेटेड होते हैं, मेक अप द ग्रेटर पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है, वो कौन कवर करता है? रॉकी माउंटेन्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो रॉकी माउंटेन्स है, दे आर ऑल्सो लोकेटेड टूवर्ड्स दी ईस्ट, मतलब ये थोड़ा सा ईस्टर्न पोर्शन पे है, बट ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का ग्रेट पार्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया रॉकी माउंटेन्स, दिस इज ऑल्सो द हाइएस्ट माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन आर ऑल्सो द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द कॉर्डिलेरा। जो हमारा वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, उसमें हाइएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज रॉकी माउंटेन्स। जो अदर इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, वो कौन कौन सी है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में? अलास्का रेंज, पैसिफिक कोस्ट रेंज, कैस्केडा रेंज, सियारा नेवाडा एंड द सियारा मैड्रे। ठीक है, डेनाली द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? देनाली। ठीक है, आपको नाम पता होना चाहिए। हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अमेरिका का। एक बात समझो, हाईएस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? रॉकी माउंटेन। जो हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, ऊपर हमने बात की थी माउंटेन रेंज की, हम सिर्फ बात कर रहे हैं हाईएस्ट पीक, ऊंचा जो सबसे ज़्यादा माउंटेन है, वो कौन सा है? देनाली। नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट पीक है, और कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्टर्न कॉर्डिलेरा इन अलास्का। अलास्का में शुरू होते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा नॉर्थ में, तो वहाँ पर देनाली लोकेटेड है। ठीक है, इन बिटवीन द पैरेलल माउंटेन रेंजेस, मैंने कहा 3 पैरेलल रेंजेस होती हैं, तो उनमें से जो पैरेलल माउंटेन रेंजेस होती हैं, उसके बीच में कुछ इंटर माउंटेन प्लेट्यूज होते हैं। अगेन, जो मैंने लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ वाली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको प्लेट्यूज वगैरह के बारे में। 3 4 टाइप के होते हैं प्लेट्यूज, उसमें मैंने आपको इंटर माउंटेन प्लेट्यूज भी पढ़ाए थे। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये कौन कौन से इंटर माउंटेन प्लेट्यूज होते हैं वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में? इन बिटवीन दी माउंटेन पैरेलल माउंटेन रेंजेस जो लाई करते हैं। ठीक है, एक आता है हमारा अलास्का प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेट्यू एंड द मैक्सिकन प्लेट्यू। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 हैं। ठीक है, ग्रेट बेसिन जो है वो लार्जेस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ अमेरिका में। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है वो कहाँ पे है? इट इज लोकेटेड इन दिस बेसिन। कौन सा बेसिन? ग्रेट बेसिन में ग्रेट सॉल्ट लेक लोकेटेड है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको, आई होप, क्योंकि दोनों की दोनों ग्रेट चीज़ें हैं। कोलोराडो रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज हैव इरोडेड द कोलोराडो प्लेट्यू। जो एक रिवर है जिसका नाम है कोलोराडो, तो जो कोलोराडो रिवर है और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसने इरोड कर दिया है कोलोराडो प्लेट्यू को, जिससे क्या बना है? ग्रैंड कैनियन इन द यूएसए। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं अबाउट दी वोल्केनोज। मेनी एक्टिव एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनोज आर फाउंड इन द माउंटेन रेंजेस। जो माउंटेन रेंजेस उसमें बहुत सारे एक्टिव और एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब जो अभी भी कभी भी इरप्ट हो जाते हैं वोल्केनो, और एक्सटिंक्ट मतलब जो कभी भी इरप्ट नहीं होंगे, वो मतलब क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट, जैसे विलुप्त हो जाते हैं, जानवर से विलुप्त हो जाते हैं, वैसे ही जो वोल्केनोज है समझ लो वो विलुप्त हो गए, वो दोबारा कभी वो एग्जिस्ट करते हैं पर वो इरप्ट नहीं होंगे अब जिंदगी में कभी भी। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और दे आर फाउंड इन दी माउंटेन रेंजेस। तो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैं वो कहाँ पे, कौन से माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं?
इन द माउंटेन रेंजेस जो कि कोस्ट के साथ में कोस्ट वाले एरिया में लोकेटेड हैं, स्पेशली अलास्का और मेक्सिको में, ठीक है। दीज वोल्केनोज आर अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जो एक्टिव और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज अलास्का और मेक्सिको वाले एरिया में पाए जाते हैं उसके माउंटेन रेंजेस में, दीज वोल्केनोज आर अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये एक वाटर बॉडीज वाला एक चैप्टर था आपके कोर्स में, उसमें था, ठीक है। न्यूमरस हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स आर ऑल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स और जो गीजर्स हैं वो भी फाउंड है। अब जो आप गीज़र जिससे आप पानी गर्म करते हो विंटर सीजन में, उसकी गीज़र की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। गीज़र का क्या मीनिंग है वो आपकी बुक में दिया गया है, सो प्लीज़ रेफर टू दैट, ठीक है। न्यूमरस हॉट स्प्रिंग्स और गीजर्स जो हैं वो फाउंड है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में। ऑफ दीज ओल्ड फेथफुल गीज़र इन येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए इज़ वेरी फेमस। अब अगर कोई चीज़ फेमस है तो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि किसका वो पार्ट होता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के होते हैं वोल्केनोस, ठीक है। नाउ वी कम टू कैनेडियन शील्ड। द कैनेडियन शील्ड सेंटर्ड अराउंड द हडसन बे इज लोकेटेड। कैनेडियन शील्ड जो है वो कहाँ पे सेंटर है उसका, हडसन बे के सेंटर में है, एंड इट इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कैनेडियन शील्ड है। इट ऑक्यूपाइज अबाउट हाफ द एरिया ऑफ कनाडा। कनाडा का जो आधा हिस्सा है वो कैनेडियन शील्ड ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। कैनेडियन शील्ड में क्या आते हैं, ओल्डेस्ट एंड हार्डेस्ट रॉक्स इन नॉर्थ अमेरिका। देखो एक बात समझो, ये फिजिकल डिविजन जो इसमें बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए, आपको हर एक फिजिकल डिवीजन के बारे में कम से कम 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी नॉलेज आपको हर पॉइंट की होनी चाहिए, ताकि अगर असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप बता पाओ, ठीक है। लॉन्ग आंसर में इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़रूर पूछते हैं या इनके फीचर्स ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। आपको इसलिए पता होना चाहिए। कैनेडियन शील्ड जो है उसमें ओल्डेस्ट और हार्डेस्ट रॉक्स जो पूरे नॉर्थ अमेरिका के हैं वो उसमें होते हैं। इट इज़ जनरली 600 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल और कैरेक्टराइज्ड है जो कैनेडियन शील्ड है इसमें क्या होते हैं, राउंड हिल्स, लेक्स और स्वॉर्म से उसको कैरेक्टराइज किया जाता है, ठीक है। जब भी हम कैनेडियन शील्ड की बात करते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे राउंड हिल्स हैं, लेक्स हैं और स्वॉर्म्स हैं। जनरल स्लोप ऑफ द शील्ड इज टुवर्ड्स द हडसन बे। जो शील्ड का जनरल स्लोप है वो किसकी तरफ है, हडसन बे की तरफ है, ठीक है। ड्यूरिंग द आइस एज के दौरान जो एंटायर कैनेडियन शील्ड है इट वॉज कवर्ड अंडर थिक आइस शीट्स। थिक आइस शीट्स में कवर्ड थी। आज के समय में भी जो नॉर्दर्न पार्ट है शील्ड का वो स्नो के अंडर स्नो रहता है और स्नो और आइस में रहता है ऑलमोस्ट थ्रू आउट ईयर। पूरे साल वो स्नो और आइस से ढका रहता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कैनेडियन शील्ड, ठीक है। द ग्रेट लेक्स फॉर्म द सदर्न बाउंड्री ऑफ कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड की जो सदर्न बाउंड्री है वो कौन फॉर्म करता है, ग्रेट लेक्स, ठीक है। वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न एज ऑफ द शील्ड ऑल्सो हैज़ अ चेन ऑफ लेक्स। जो हमारी कैनेडियन शील्ड है इसका जो वेस्टर्न और साउथ वेस्टर्न जो एज यानी कॉर्नर वाला एरिया है उसमें भी लेक्स का चेन होता है। फेमस नियाग्रा फॉल्स इज लोकेटेड बिटवीन लेक एरी एंड लेक ओंटारियो। लेक एरी और लेक ओंटारियो के बीच में फेमस नियाग्रा फॉल्स है, ठीक है। सेंट लॉरेंस जो रिवर है इस रीजन में इट इज़ द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे कौन सा है, सेंट लॉरेंस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ये कौन से रीजन में लोकेटेड है, इट इज़ लोकेटेड इन द कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड इसका एक इंपॉर्टेंस है कि इट इज़ रिच, ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। इट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। कौन से मिनरल रिसोर्सेज, जैसे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, निकल, कॉपर, यूरेनियम एक्सेट्रा। नाउ वी कम टू अपालेचियन माउंटेन्स। अब जो ये अपालेचियन माउंटेन्स हैं इनको हम एक और नाम देते हैं विच इज़ ईस्टर्न हाईलैंड्स एंड दे आर सिचुएटेड अलॉन्ग द ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट की ईस्टर्न साइड पे लोकेटेड हैं और ये एक समय में बहुत ऊंचे माउंटेन्स हुआ करते थे। आज के समय में ये ओल्ड माउंटेन्स हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। नाउ देयर एवरेज बूढ़े हो गए, मैंने ऐसे ही कहा, सही बात है, बहुत ओल्ड हो गए, बहुत पुराने हो गए, इसकी वजह से इनका जो स्लोप है वो कम हो गया, पर एक समय में ये बहुत हाई होते थे, ठीक है। आज के समय में उनकी एवरेज हाइट कितनी होती है, 1000 to 1800 मीटर्स ही होती है, पर पहले बहुत हुआ करती थी, ठीक है। जो द मेजर रेंजेस इन दीज माउंटेन रेंजेस आर, ये आपको कुछ नाम से यहाँ पे याद करने बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। ग्रीन माउंटेन्स, वाइट माउंटेन्स, ब्लू रिज, नियाग्रा फॉल्स,
लोकेटेड ऑन द नियाग्रा रिवर फॉर्म्स, ये दूसरा पॉइंट है, सॉरी। यहाँ पे कौन कौन से मेजर रेंजेस हैं, ग्रीन माउंटेन्स आता है, वाइट माउंटेन्स आते हैं और ब्लू रेंज आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो नियाग्रा फॉल्स है इट इज लोकेटेड ऑन द नियाग्रा रिवर, और ये फॉर्म करता है एक इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन कनाडा और यूएस। कनाडा और यूएस के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री कौन फॉर्म करता है, नियाग्रा फॉल्स। कहाँ पे लोकेटेड है, नियाग्रा रिवर पे। इस तरह से फटाफट क्वेश्चंस करके आपको आंसर आना चाहिए। दिस इज हाउ यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। और जो मेजर रेंजेस हैं यहाँ पे 3 मेजर रेंजेस है, तो आपको तीनों के नाम पता होने चाहिए। ऑल राइट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ Appalachian Mountains is occupied by Piedmont, a gently rolling hilly area which slopes eastwards. Appalachian Mountains का ईस्टर्न पार्ट में क्या है, पिएडमंट है, और एक ये क्या है, पिएडमंट इट इज़ अ जेंटली रोलिंग हिली एरिया है, हिल वाला एरिया है जो कि ईस्टवर्ड स्लोप करता है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ Appalachian Mountains में ही होता है इसका लोकेशन, ठीक है। अब जो ये माउंटेन्स होते हैं Appalachian, ये एक्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दे एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन दी अटलांटिक ओशन कोस्ट एंड इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का जो अंदर का पोर्शन है, इंटीरियर जो है, और अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट है, उसके बीच में वो एज अ बैरियर एक मतलब सेपरेट करके रखते हैं, ताकि कोई मतलब ऐसे कोई फॉरेन इन्वेजन ना हो जाए, कोई और ना आ जाए उसके अंदर, ठीक है। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट इन दी Appalachian माउंटेन्स। बहुत सारी छोटी जो शॉर्ट रिवर्स हैं वो Appalachian माउंटेन्स में ओरिजिनेट होती हैं, और फ्लो किस में करती हैं, अटलांटिक ओशन में। फ्लो का मतलब यहाँ पे ये भी निकल रहा है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो शॉर्ट रिवर्स Appalachian माउंटेन्स में ओरिजिनेट होती हैं वो कहाँ पे जाके ड्रेन होती हैं, मतलब वो जो अपना पानी वो कहाँ जाके ड्रेन करती है, कहाँ जाके गिराती हैं, इनटू द अटलांटिक ओशन, ठीक है। ड्रेन वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Some of them provide suitable sites for the development of hydroelectricity. Appalachian Mountain की जो शॉर्ट रिवर्स की मैं बात करी आपसे, इनमें से कुछ जो रिवर्स होती हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छी सूटेबल साइट्स भी प्रोवाइड करती हैं। नाउ वी कम टू सेंट्रल लोलैंड, जिसको हम और क्या कहते हैं, हम प्रेरी कहते हैं, और इसकी लोकेशन क्या है, जो Appalachian माउंटेन्स ईस्ट में है और जो वेस्ट में रॉकी माउंटेन्स है उसके बीच में लोकेटेड होते हैं। फ्रेंच वर्ड प्रेरी जो है ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मीडो और ग्रासलैंड, और ये एक्चुअल में ग्रासलैंड ही है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लो लैंड। दिस लो लैंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द आर्कटिक ओशन द नॉर्थ। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन से साउथ में गल्फ ऑफ मेक्सिको तक ये एक्सटेंड करती है। प्रेरी जो है ये ईस्ट में फ्लैट है, और एक हाइट ऑफ अबाउट 500 मीटर के करीब ये जो हाइट है उसमें वेस्ट वाले लोकेशन पे वो वेस्ट डायरेक्शन में वो राइज करती है, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट जो है सेंट्रल लोलैंड यानी प्रेरी का, इट स्लोप्स टुवर्ड्स द आर्कटिक ओशन। नॉर्दर्न पार्ट जो है वो आर्कटिक ओशन की तरफ स्लोप करता है, और वहीं जो सदर्न पार्ट है वो अटलांटिक और गल्फ ऑफ मेक्सिको, अटलांटिक ओशन और गल्फ ऑफ मेक्सिको की तरफ स्लोप करता है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक तो ये था, अनदर इज दिस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ वी कम टू वाटर बॉडीज। नॉर्थ अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ ग्रेट रिवर्स एंड लेक्स। नॉर्थ अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी ग्रेट महान लेक्स और रिवर्स होती हैं, ठीक है। दे हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट है उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन नॉर्थ अमेरिका ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। नॉर्थ अमेरिका की मोस्टली जो रिवर्स हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट करी हैं, फ्रॉम द वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, और वो ड्रेन कहाँ करती है, इनटू द आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ठीक है। जो मेन रिवर्स हैं विच फ्लो इनटू द आर्कटिक ओशन, ये आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक ओशन में मेन रिवर्स कौन सी ड्रेन करती हैं, मैकेंजी, सास्केचेवन एंड नेल्सन, ठीक है। इन द अटलांटिक सिस्टम जो मेन रिवर है वो कौन सी है, सेंट लॉरेंस है, और ये ड्रेन करती है रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स। सेंट लॉरेंस रिवर और ग्रेट लेक्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑफ यूएस और कनाडा को लिंक भी करती हैं। टुगेदर वो दुनिया का लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे बनाती हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स कौन सी हैं नॉर्थ अमेरिका में, दे आर हुडसन एंड पोटोमैक, ये आपको पता होना चाहिए। मेन रिवर जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन करती हैं वो कौन कौन सी हैं, मिसिसिपी एंड इट्स न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, मिसूरी, ओहियो एंड आर्कनसास, ठीक है। जो ड्रेन अ लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल यूएस, सेंट्रल यूएस का बहुत बड़ा सा जो पार्ट है वो ड्रेन कर रही होती हैं ये रिवर्स, मतलब वहाँ से वो पानी ले रही होती हैं। रियो ग्रांड रिवर फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन यूएस एंड मेक्सिको। यूएस और मेक्सिको के बीच में मोस्टली जो बाउंड्री है वो कौन सी बनाती है, कौन सी रिवर बनाती है,
रियो ग्रैंड रिवर, मोस्ट ऑफ दी जो रिवर्स होती हैं ये पैसिफिक ओशन में जो कि फ्लो कर रही होती हैं वो शॉर्ट और स्विफ्ट होती हैं, ये भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। कोलंबिया एंड फ्रेजर जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। नाउ वी कम टू लेक्स। नॉर्थ अमेरिका हैज़ मोर लेक्स दैन एनी अदर कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका में बाकी किसी भी कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा लेक्स हैं। मोस्ट ऑफ देम जो है वो सेंट्रल लोलैंड में लोकेटेड है। चेन ऑफ 5 लेक्स नेमली लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, हुरॉन, एरी, ओंटारियो, इन सबको हम कहते हैं ग्रेट लेक्स। इनका जो ग्रुप है उसको हम ग्रेट लेक्स कहते हैं और ये लार्जेस्ट वाटर बॉडीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका की। लेक सुपीरियर जो है ये ग्रेट लेक्स की लार्जेस्ट लेक है, साथ ही साथ जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी है ये पूरी दुनिया की। लार्जेस्ट लेक कहाँ की है? ग्रेट लेक्स की, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ की है? पूरी दुनिया की। लेक्स के एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं कनाडा में वो कौन कौन सी है? ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का एंड द विनिपेग। अदर लेक्स इंक्लूड चपाला इन मेक्सिको, निकारागुआ इन सेंट्रल अमेरिका। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 6 का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उसका जो वीडियो है वो प्रोवाइड कर पाऊँ। और जिससे मैंने आपको पढ़ाया है इसको आई कॉल देम नोट्स, तो ये अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी दीज नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें आपकी बुक का जो हैवी बल्कि पैराग्राफ्स हैं वो एकदम पॉइंट फॉर्मेट में लिखा गया है, सो आपको बहुत ईजिली रिवाइज कर पाओगे। इट्स योर कॉल, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने कुछ चैप्टर्स और भी पढ़ा रखे हैं ज्योग्राफी के। इफ़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा एक प्लेलिस्ट की मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ पे सारे के सारे आपको क्लास 6 ज्योग्राफी के जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लास 6 हिस्ट्री की भी एक प्लेलिस्ट आई विल पुट और साथ साथ क्लास 6 केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की भी, ठीक है। तो जितना भी मैंने क्लासेस का पढ़ाया हुआ है तो मैं सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप पढ़ सकते हो। आप सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आई नो दैट, इसीलिए वो एक बहुत शॉर्ट नोटिस में मैंने कोशिश करी है कि मैं इस वीडियो को अच्छे से बना पाऊँ। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके स्कूल में होमवर्क ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, देन ऑल्सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी टेलिंग इट टू यू। सो बस यही है, आपको अच्छे से पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड वन थिंग मोर, अगर आप ओलंपियाड्स SOF में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा। आई वुड से कि ओलंपियाड्स को में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि कुछ नहीं तो आपको एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको इस वीडियो ने हेल्प किया हो। बाय एंड टेक केयर, आई विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।